वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पे हम रखते हैं बहुत पैनी निगाह, ताकि आपकी नज़र से कोई भी आईपीओ छूटने ना पाए। साथ ही साथ किस आईपीओ में पैसे लगाने हैं नहीं लगाने हैं, वहाँ पे फंडामेंटल क्या कह रहे हैं, वैल्यूएशन क्या करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कैसे हैं, मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कंपनी की क्या कुछ विस्तार योजनाएं हैं। तो इन तमाम पहलुओं के बातचीत करने के लिए करते हैं हम, ताकि आपको एक 360 डिग्री व्यू जो है वो आईपीओ बाजार को लेकर मिल सके। हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथी शौर्य तमाम आंकड़ों के साथ, और साथ ही साथ हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ चुकी है डी डेवलपमेंट एनर्जी की। और बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। केएल बंसल साहब, समीर अग्रवाल साहब, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आईपीओ को लेकर के। और आपसे चर्चा शुरू करें उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार शौर्य से ये पूछ लें कि आपकी कंपनी क्या कुछ कर रही है, ताकि हमारे दर्शक समझ सके और किस तरीके से कामकाज कर रही है, किस क्षेत्र में है। शौर्य बताइए। जी चलिए, कंपनी का नाम है डीई पाइपिंग सिस्टम्स। पहले आईपीओ के बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ आज खुला है 19 जून को, 21 जून तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 193 से लेकर 203 रुपीज़ का। टोटल इशू साइज है 418 करोड़ का, और इसमें फ्रेश इशू है 325 करोड़ रुपीज़ का। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जब ग्राफिक्स बनाए थे तब पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं हुआ था, लेकिन आज लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से पहले ही दिन अगर देखें टोटल 1.22 टाइम्स कंपनी ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी पहले ही दिन सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से भर चुका है। अब अगर बिजनेस पर नजर डालें तो कंपनी स्पेशलाइज प्रोसेसिंग पाइप्स बनाती है, ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर, केमिकल्स, बाकी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए कंपनी जो है ये सॉल्यूशंस बनाती है। उसके अलावा कंपनी का ग्लोबल मार्केट है, इंडिया में बिजनेस है, बाहर भी बिजनेस है, बाहर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी हैं बैंकॉक में, और साथ ही साथ अमेरिका, यूरोप, हर जगह कंपनी के कस्टमर्स मौजूद हैं। कंपनी अगर हम उनके फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो कंपनी के अच्छे फाइनेंशियल्स नजर आ रहे हैं। इसके अगर हम रेवेन्यूज़ को देखें तो रेवेन्यूज़ कंपनी के 614 करोड़ रुपीज़ का है, और कंपनी को 13 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। जी चलिए, सबसे पहले तो सर आप लोगों का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत, जो हमारे इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़ रहे हैं, अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं। तो बंसल साहब आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे क्या अक्सर क्या कुछ एक्सपेंशन प्लान्स हैं आपके भविष्य को लेकर के, क्या कुछ योजनाएं हैं, उसके बारे में जो हमारे तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं जरा उनको समझाइए। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी करीब 35 टू 36 ईयर ओल्ड कंपनी है जी, और इस 35-36 साल में हमने हमेशा प्रॉफिट पे ही काम किया है। ये हमारी लीगेसी है, और हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही निश सेक्टर में काम कर रहे हैं। हम ऑयल एंड गैस सेक्टर को सर्व करते हैं, हम पावर सेक्टर को सर्व करते हैं, और हमारा 50% एक्सपोर्ट है और 50% हमारी ऑन एन एवरेज बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक सेल्स है। और हमारे कस्टमर जो हैं और जो हमारा सेक्टर है वो बहुत ही वाइड रेंजिंग है। जब मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करता हूँ तो वो सिर्फ रिफाइनरीज ही नहीं है, उसमें रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल है, उसमें एलएनजी सेक्टर है, उसमें केमिकल सेक्टर भी हम उसी में जोड़ते हैं, उसमें फार्मा सेक्टर भी हम उसी में जोड़ते हैं। और एलएनजी सेक्टर जो बाहर वाली कंपनियां, बाहर वाले कंट्रीज में बहुत ज्यादा जिसकी डायरेक्शन है, वो भी हम काम करते हैं। और हमारे 2-3 प्रोडक्ट अभी नए लॉन्च हुए हैं, जैसे कि हम मॉड्यूलर पाइपिंग स्किड्स की बात करते हैं, वो कमिंग टाइम में, आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू वो देने वाला है। और इसी तरीके से हमने एक नया प्रोडक्ट और लॉन्च किया जिसको हम पायलट प्लांट बोलते हैं, जो कि R&D फैसिलिटीज के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज के लिए बहुत ही एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है, जिसकी कि आगे काफी अच्छी डिमांड रहने की पूरी उम्मीद है। सर चलिए, अगर आप क्या प्लान्स की बात करें तो उसमें देखिए आपका इंडिया में बिजनेस है, ग्लोबल बिजनेस है, तो आगे आने वाले समय में आप किस एरिया में ज़्यादा ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, इंडियन बिजनेस में या फिर ग्लोबल बिजनेस में? क्योंकि ग्लोबल बिजनेस में पॉलिटिक्स चल रही है, सप्लाई चेन को लेकर कंसर्न्स है, तो उस सारे मुद्दे में आपका फोकस किस एरिया में रहेगा ग्रोथ को लेकर? सर हमारी जो कंपनी है वो कैपिटल साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करते हैं, और कोविड के बाद स्पेसिफिकली सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही रैपिड पेस पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में हो, चाहे वो पावर सेक्टर में हो, चाहे वो केमिकल सेक्टर में हो,
या प्रोसेस इंडस्ट्रीज सेक्टर में हो, हम पूरी तरह से उसको ग्रैब करने के लिए कमिटेड हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमने एक्सपेंशंस भी प्लान कर लिए हैं। अभी हमने फरवरी 2024 के अंदर नुमालीगढ़ आसाम के अंदर एक 6000 मीट्रिक टन की फैसिलिटी लगाई है, जो कि हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को सर्व करेंगे एंड मे बी आफ्टर टू बांग्लादेश रीजन एंड मे बी वियतनाम रीजन फॉर एक्सपोर्ट्स। और दूसरी जो हम फैसिलिटी लगा रहे हैं वो हमारा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, विच इज स्प्रेडिंग अक्रॉस 45 एकर्स ऑफ लैंड एंड विच इज वेरी वेरी नियर टू दी पोर्ट, कांडला पोर्ट एंड मुंद्रा पोर्ट। ये जो फैसिलिटी है ये नई मशीन्स और ऑटोमेशंस के साथ में हम इसको सेटअप कर रहे हैं। और जैसा कि बंसल साहब ने बताया कि 50% हमारा इंपोर्ट है और 50% हम रेवेन्यू अपना एक्सपोर्ट से करते हैं, तो पोर्ट के नज़दीक होने की वजह से इस फैसिलिटी से आने वाले टाइम में अच्छे फाइनेंशियल गेन्स होने की संभावनाएं हैं। जी, एक चीज़ समीर जी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि जो भी निवेशक होंगे वो आपके फ्यूचर प्लान्स को लेके ज़्यादा उत्साहित हैं जानने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं आप। और आपने जैसा बताया बंसल साहब ने कि अच्छी बात यह है कि आपकी कंपनी 35-36 साल से मुनाफे में है। मेरा सवाल ये है कि आगे के विस्तार के लिए, आगे के एक्सपेंशन के लिए आपका फोकस जो है वो जो है नए प्लांट्स पर लगाने पर होगा या कुछ कंपनियां आप एक्वायर करेंगे? क्या इस दिशा में कुछ कंपनी सोच रही है? आगे की क्या प्लान्स हैं उसके बारे में अगर जो डेटा आप दे सकते हो हमें तो। सर, अभी तक जो हमें अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं 5 साल 7 साल के अंदर, जो भी बिजनेस इस सेक्टर में नजर आ रहा है जिसमें बिजनेस करते हैं, उसके हिसाब से हमने अपना सेटअप मजबूत कर लिया है। वी आर टोटली गियर्ड अप टू grab each and every such opportunity। अभी हाल फिलहाल में किसी भी तरह की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब एक्सपेंशन की कोई संभावना नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में आने वाली संभावनाओं के हिसाब से हम निर्णय लेंगे और उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। जी सर, चलिए मेरा अगला क्वेश्चन बंसल सर से है। सर, आपका ऑटोमेशन पे और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे काफ़ी फोकस है, तो उसके लिए क्या इलेबोरेट कर सकते हैं आप किस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं और फिर उससे आपके फाइनेंशियल्स में वो कैसे इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं? ये सब जो हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं ये मतलब मेरे शुरू से ही मेरे सिस्टम में ये इनबिल्ट है कि हम जितना ऑटोमेशन कर लें, चाहे वो मशीनरी का ऑटोमेशन हो, चाहे वो ईआरपी सिस्टम की इंस्टॉलेशन हो, वो हम बहुत पहले से शुरू किया हुआ है काम की। और अभी हमने रिसेंटली बहुत अच्छी वेल्डिंग टेक्नोलॉजीज लेके आए हैं बाहर से, जो कि रोबोटिक बेस्ड हैं, और कुछ और सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स लेके आए हैं, जिससे कि हमको काफ़ी अच्छा ऑपरेशनल लीवरेज मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं। मैं यदि आपको कोई डाटा पिछला बताऊं तो मैं उसमें सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा मैनुअल वेल्डर करीब 40 इंच डाई के करीब काम करता है, तो हम ये नई ऑटोमेशन वाली मशीनों पे हम करीब 200 इंच डाई के करीब काम कर सकते हैं, 4-5 गुना काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी मैन पावर का खर्चा कम होगा और हम प्रोजेक्ट अपने टाइम पे डिलीवर कर पाएंगे। जी सर, आप लोग आज की इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते एक छोटा सा सवाल, हालांकि मुझे पता है आप लोग जवाब नहीं देंगे। कल कुछ एक एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हो रही थी, वो लोग कह रहे थे बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी कर दी गई है, तो इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? इस पे तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते सर, क्योंकि ये तो आपको पता है डिस्कवरी प्रोसेस है। बिल्कुल। चलिए सर, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत अच्छा रिस्पांस, अभी तक के नंबर्स जो दिखा रहे हैं वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपके आईपीओ को। उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी निवेशक आपके आईपीओ में पैसे लगाएं वो भी अच्छा रिटर्न पाएं। आप लोग भी आगे ऐसे ही तरक्की करते रहें, और जब लिस्टिंग हो तो उस दिन आपके साथ जुड़ेंगे और फिर आपसे और डिटेल में कंपनी के एक्सपेंशन प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस मनी 9 के मंच में आने के लिए और अपनी विस्तार। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे खास मेहमान जो कि आईपीओ बाज़ार पे बड़ी पैनी निगाह रखते हैं, और हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी जुड़ चुके हैं। अरुण सर, अभी बातचीत हो रही थी मैनेजमेंट के साथ, आप कैसे देख रहे हैं इस आईपीओ को, और आपने अपने जो लेंस है आईपीओ का उससे क्या कुछ निकाला है, और क्या कुछ कंपनी के फंडामेंटल कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? विपुल जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये बोलना चाहता हूं कि 40 डिग्री के तापमान में मैंने हिम्मत करी और भुज जाकर इनकी यूनिट देखी, और इतना आपको कह सकता हूं कि गर्मी के साथ इस कंपनी का जो वहां पे जो एक्सपांशन हो रहा है उसे देखकर समझ में ये आया कि इस कंपनी की असली परफॉर्मेंस साल 2025-26 में देखने को मिलेगी, जब नई यूनिट जो लग रही है तैयार होकर उत्पादन करना शुरू करे। पहली बात। दूसरी बात, जो यहाँ पर एक और चीज देखी, जो विंड टावर होता है, विंड टावर में अगर आप देखें तो 3 चीज मौजूद होती है। एक होती है टरबाइन जनरेटर जो सबसे ऊपर लगता है, दूसरा होता है एक कोनिकल बड़ा गोलाई जिसके ऊपर में ये विंड टरबाइन लगती है। ये जो बनता है ये काम भी डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स करती है, और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पे ये शीट, बड़े शीट को लेकर बेंड करके वेल्डिंग करके ये टावर के पीसेस बनाकर, ऐसे 4 से 5 टावर के पीस बनकर एक आपका जो कहते हैं, माफ कीजिए 4 नहीं 10 से 12 पीसेस को जोड़कर ये एक टावर का बनता है। करीब 6000 टन ये प्रोसेस करते हैं विंड पावर के लिए, और आगे जाकर इसकी भी क्षमता बढ़ाएंगे। तो कंपनी आज के दिन अच्छी है। आपने एक सवाल पूछा, महंगी है, करंट ईपीएस के हिसाब से अवश्य महंगी है। आने वाले समय में जो उत्पादन ये करेगी, जो ग्रोथ आपको कंपनी में देखने के मिलेगी, उसको कंपैरिजन में सस्ती है। एंकर बुक अगर आप देखें तो अच्छी आई है, म्यूचुअल फंड्स ने निवेश किया है, और इशू का रिस्पॉन्स अच्छा है। ग्रे मार्केट आजकल एक सिस्टम है कि हर इशू में 30 से 50% के बीच में ग्रे मार्केट चलता है। मेरे हिसाब से अगर कोई इसमें निवेश करना चाहते हैं, उसे 2 अपॉर्चुनिटी है। एक, इमीडिएट लिस्टिंग गेन्स का पॉप मिलेगा, उसके बाद हो सकता है कुछ समय के बाद शेयर थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा असली समय इस कंपनी का 2025-26 के साल में आएगा। तो उस समय हो सकता है अगर आप शेयर में से शॉर्ट टर्म के बाद निकल भी जाएं तो आपको वापस ये शेयर खरीदने का मौका मिले, और जो नई तेजी ये शेयर आपको दिखाए उसमें आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो अभी के लिए क्या करें सर, अप्लाई करें या अभी वेट करें लिस्टिंग का? सर अप्लाई कीजिए। लिस्टिंग गेन आपको दिख रहा है, ग्रे मार्केट अच्छा खासा चल रहा है, करीब 40% के आसपास। बाजार का मूड अच्छा है, मेरे ख्याल से खोने को फिलहाल कुछ नहीं है। शेयर लगेगा या नहीं ये पता नहीं। चलिए, ये महत्वपूर्ण बात है कि भाई शेयर लगे या ना लगेगा कि नहीं ये पता नहीं। जरा वो दिखा दीजिए जरा एक बार फिर से बाकी ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, क्योंकि ताकि स्पष्टता मिल जाएगी हमारे दर्शकों को। तो अगर आप पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं कि सब्सक्राइब, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट कह रहा है सब्सक्राइब, कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं सब्सक्राइब, स्टॉक बॉक्स कह रहे हैं सब्सक्राइब, और अरुण केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम पे अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो निकल जाएं, बाद में फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जब 25-26 में जब जो है जब कोई गिरावट आएगी तो उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। और 25-26 में जब कंपनी के एक्सपेंशन प्लान जो है वो और एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद जो है यहाँ पर असली तेज़ी देखने को मिलेगी। ये राय यहाँ पर इस डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स आईपीओ पर निकल करके आ रही है। अगले आईपीओ जो खुला हुआ उस पर जाएँ उससे पहले बड़ी संख्या में बहुत सारे लोगों के सवाल आए हैं अरुण सर को देखने के बाद कि इक्जिगो में क्या प्रॉफिट बुक कर लें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं सर, खासतौर से अभी अरुण कुमार जी का नाम ले लेते हैं, ये भी अरुण जी ही हैं, और ये आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि इक्जिगो में अभी क्या करना चाहिए। सर बड़ी शानदार प्रदर्शन रहा है, 1.5 दिन में शेयर डबल हो गया है।
मेरे ख्याल से ऐसा प्रॉफिट छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार बुक कर लीजिए। जो ये साल का प्रदर्शन 9 महीने का रहा है उसको एनुअलाइज करके भी आप 12 महीने का मान लें तो मौजूदा जो इसके कंपीटिंग शेयर हैं उनसे भी इसकी वैल्यूएशन महंगी हो गई है। तो मेरे ख्याल से फिलहाल प्रॉफिट बुक कर लेना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रॉफिट बुक कर लीजिए अरुण जी, ये आपके लिए सलाह है। अच्छे खासे पैसे डबल हो गए 4 दिन में, और क्या चाहिए। पार्टी कीजिए या फिर किसी अच्छे शेयर में निवेश कीजिए ताकि आपका ये जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे। चलिए शौर्य बताइए दूसरा आईपीओ के बारे में डिटेल्स। जी चलिए दूसरे आईपीओ की डिटेल्स पर नजर डालें। तो पहला का बेसिक आईपीओ की डिटेल देखें। कंपनी का नाम है एक्मे फिनट्रेड इंडिया, जो एनबीएफसी कंपनी है। आईपीओ 19 से 21 जून तक खुलेगा। प्राइस बैंड है 114 से लेकर 120 रुपये का। 132 करोड़ का आईपीओ साइज है, पूरा ही फ्रेश इशू है। और आज अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से ये 1.58 टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं। ग्रे मार्केट में कंपनी को 33% के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो कंसर्न्स नजर आ रहे हैं कि एनबीएफसी कंपनी है, कोई इनका एज कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है जो डिफ्रेंशिएट करता है। उसके ऊपर इनके एनपीए ज़्यादा हैं, क्रेडिट रेटिंग को लेकर भी चिंताएं हैं, तो इसलिए ब्रोकर्स भी इस पर कुछ बुलिश नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक्मे फिनट्रेड इंडिया यहाँ पर आपको बता दें ये भी आज से खुला हुआ है। हालांकि एकमात्र ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है स्वास्थ्य का स्मार्ट की, वो भी न्यूट्रल हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं। लेकिन अरुण जी की प्रतिक्रिया अवश्य ले लेते हैं। अरुण सर, आपकी राय क्या होगी? एक्मे फिनट्रेड इंडिया क्या अवॉइड करें या फिर अभी इसको आपको लगता है कि अप्लाई किया जा सकता है एक बार के लिए? देखिए सर, कंपनी का जो धंधा है एनबीएफसी है, स्मॉल टिकट साइज लोन देती है। राजस्थान से ये कंपनी आई है और वो ही इसका मुख्य एरिया है धंधा करने का। कंपनी के साथ में मेरे ख्याल से 3 चीजों के ऊपर निवेशक का मैं ध्यान दोहराऊंगा। इसकी जो एंकर बुक है उसमें 4 आदमी हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशनल जो म्यूचुअल फंड बोलते हैं वो इसमें निवेशक नहीं है। कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसे आप पहचान सकते हो। मैं आपको ये नहीं कहता कि ये अच्छे नाम नहीं है, लेकिन नामी नाम एक भी एंकर नहीं है। कंपनी मेन बोर्ड का आईपीओ लेके आई है, लेकिन इसने न तो कोई रोड शो किया है वर्चुअल या फिजिकल, जिससे ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता कि ऐसा क्या है जो कंपनी छुपाना चाहती है या क्या है जो कंपनी बताना नहीं चाहती। इशू भर जाएगी, ऑलरेडी भर चुकी है, लिस्टिंग गेन दिख रहा है। लेकिन जब आपके पास में हफ्ते में 3-3 आईपीओ आते हो और आपको लिमिटेड अप्लाई करना है, तो जिसमें कुछ भी किंतु परंतु हो, कुछ इश्यूज शौर्य ने बताया, एनपीए ज्यादा है, कंपीटिंग बिजनेस है, टफ बिजनेस है, छोड़ दीजिए और किसी आईपीओ में लगाते। छोड़ दीजिए किसी और आईपीओ में लगाइएगा, ये आपके लिए राय है। हालांकि सर इस सेगमेंट में हम जो मतलब आईपीओ से जुड़े हुए सवाल ही लेते हैं, लेकिन अभी अभी हमारे एक दर्शक अक्षय हैं, वो आपसे ही जानना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने मनी9 को 40 रुपये भेजे हैं और आरसीएफ पे जानना चाह रहे हैं। और आज का दिन भी फर्टिलाइज़र का है, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे छोटी सी चर्चा हो जाए कि फर्टिलाइज़र के अंदर ये जो जीएसटी वाली खबर निकल के आ रही है और उसके बाद एक जो मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है, आरसीएफ पे आपकी राय क्या है? और ओवरऑल ये तो बहुत पहले हम देखते थे बजट के इर्द गिर्द ये रेलवे, शुगर, फर्टिलाइज़र, इनमें मोमेंटम बनता दिखाई देता था। पिछले 1-2 सालों से ये प्रक्रिया बंद हो गई थी, अब फिर से बंद जो है हम देख रहे हैं मोमेंटम बन रहा है। आपकी राय क्या होगी सर? देखिए, जीएसटी आने के बाद में जीएसटी की रेट क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर में कई सब्जेक्ट के ऊपर में, कई प्रोडक्ट्स के ऊपर में चिंता विमर्श जताई जाती है। लेकिन ये तय है कि जीएसटी आने से ओवरऑल कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर सबको फायदा हुआ है। तो मेरे ख्याल से फर्टिलाइजर में भी अगर जीएसटी लग जाती है, इसके प्राइसेस के ऊपर में पूरे देश भर में एक दाम हो जाएंगे। अच्छा खासा इसमें कंट्रोल किया जाएगा। जो थोड़ी सी बदमाशी होती है प्राइसिंग को लेकर, वो खत्म हो जाएगी और कंपनियों के लिए, उत्पादन करने वाले एंटिटी के लिए इसमें कुछ न कुछ फायदा अवश्य मिलेगा।
क्योंकि उनके जितने इनपुट्स हैं उसके ऊपर में जो वो जीएसटी देते हैं उसमें उनको सेट ऑफ मिलेगा। तो मेरे ख्याल से कंपनी के लिए ये विन विन सिचुएशन है। भाई साहब ने जो आरसीएफ पे सवाल पूछा है, चार्ट उसका अच्छा लग रहा है और पूरा फर्टिलाइजर पैक में आपको एक तरह से एक मूवमेंट ये नया देखने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये पूरे आईपीओ बाजार पे इस समय जो 2 आईपीओ खुले हुए हैं उस पर अपनी राय स्पष्ट रूप से देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शौर्य, आपका भी शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वाह, क्या आईपीओ है।